दिल्ली, एनसीआर, नोएडा के अंदर वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो आज का सेशन है उसी को लेकर है, इसको लेबर लॉ से जोड़ते हुए है, क्या डिमांड है लेबरर्स की, उसके बारे में ये पूरा सेशन होने वाला है। और अगर आप किसी भी तरीके से इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, चाहे आप वर्कर हैं, चाहे आप एम्प्लॉई है, चाहे एम्प्लॉयर है, चाहे एचआर मैनेजर है, लेबर लॉ एंथुजियास्ट है, या लॉ स्टूडेंट है, या लॉयर है, तो आपके लिए जो ये आज का सेशन है ये अपने आप में एक मास्टर क्लास होने वाला है। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि आज के सेशन के अंदर आपने अगर इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया, समझ लिया, तो इस मुद्दे की आप बारीक से बारीक सभी बातें समझ जाएंगे। मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है तो बताइएगा जरूर। थैंक यू कंफर्म करने के लिए कि मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है। इस मुद्दे की आपको मैं एक एक बात बताऊंगा कानूनी परिप्रेक्ष्य के अंदर, और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। देखिए, हजारों मजदूर सड़कों पर, फैक्ट्रियां बंद हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर में हाईवे जाम है। लेकिन असली सवाल यहां पर यह है, क्या यह प्रोटेस्ट सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए है, या फिर भारत के नए लेबर लॉज चुपचाप एक बड़े लेबर क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं? उसी के ऊपर यह सेशन है। देखिए, 13 अप्रैल 2026 यानी कि आज के दिन नोएडा, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, अचानक एक बड़े टकराव का केंद्र बन गया। जो शुरुआत में एक वेज रिलेटेड ग्रीवेंस से शुरू हुई, वो कुछ ही घंटों में एक बड़े इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। हजारों की संख्या में वर्कर्स, लेबरर्स, एम्प्लॉइज इकट्ठा हुए। फैक्ट्री गेट्स को जबरदस्ती बंद किया गया, प्राइवेट व्हीकल्स को आग लगा दी गई, और नोएडा दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस और सराउंडिंग एरियाज और NH9 जैसे मेजर रूट्स पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए। इस मामले के अंदर पुलिस को इंटरवीन भी करना पड़ा, लाठी चार्ज तक हुआ, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया, लोग घायल भी हुए। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मानकर छोड़ दे तो हम शायद असली मुद्दे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यह प्रोटेस्ट सिर्फ वेज का मुद्दा नहीं है, सैलरी से रिलेटेड मुद्दा नहीं है। यह एक डीप स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट है जो इकोनॉमिक सर्वाइवल, कानूनी सुधार और संवैधानिक राइट्स के बीच में है, संवैधानिक अधिकारों के बीच में है। एक तरफ कौन है? एक तरफ है वर्कर्स, लेबरर्स, जो राइजिंग इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती हुई महंगाई, कम तनख्वाह और लंबे वर्किंग आवर्स, काम करने के जो घंटे की ड्यूरेशन है वो लंबी है, और जॉब इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। एक तरफ कौन है? वर्कर्स है, जो राइजिंग इन्फ्लेशन, लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर और जॉब इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है हमारे पास नया लीगल फ्रेमवर्क, जिसको हम नए लेबर कोड के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर 4 नए लेबर कोड हैं, जो मॉडर्नाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन है उसको नहीं समझने वाले हैं, बल्कि हम आज के इस डिटेल सेशन के अंदर बहुत ही डिटेल में कुछ बातें समझने वाले हैं कि आखिर जो ये दिल्ली एनसीआर के अंदर लेबर प्रोटेस्ट हुआ, ये क्यों हुआ, इसको समझेंगे। इसके साथ साथ जो नए लेबर कोड हैं वो वास्तव में क्या कहते हैं, और ग्राउंड रियलिटी में उनका इंप्लीमेंटेशन कैसा है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये कानून, जो नए लेबर कानून आए हैं, वो वर्कर को मजबूत कर रहे हैं या फिर उसकी पोजीशन को कमजोर कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ इस प्रोटेस्ट के बारे में सही जानकारी नहीं समझेंगे, बल्कि आप भारत के जो लेबर कानून है उसका भी भविष्य समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक खुद हूं लॉ मेंटर का, जहां हम अपनी एंड्रॉइड और iOS ऐप के माध्यम से, आपको ऑफिशियल प्ले स्टोर्स पर मिल जाती है, उसके माध्यम से आपकी न्यायिक सेवा परीक्षा, सहायक अभियोजन परीक्षा और विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। हमारे लेबर लॉ का कोर्स भी हमारी ऐप के माध्यम से चल रहा है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं।
इस वीडियो के अंत तक जो भी बने रहेगा उसके लिए मेरी तरफ से एक फ्री गिफ्ट है और एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। आपको सारी चीजें वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और एक और छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा, अभी हाल ही के अंदर दूरदर्शन चैनल ने मुझे एक कंप्लीट इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आधे घंटे का इंटरव्यू है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि ये मामला है क्या। जो ये लेबर प्रोटेस्ट दिल्ली नोएडा के अंदर हुए हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या है उसको समझते हैं। इस प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी को डिटेल में समझना होगा, जमीनी हकीकत को समझना होगा। यह भी आपको समझने की जरूरत है कि जो ये लेबर की स्ट्राइक हुई है, वर्कर की स्ट्राइक हुई है, ये कोई सोची समझी स्ट्राइक नहीं थी, ये कोई प्लान्ड स्ट्राइक नहीं थी, ये एक सडन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। नोएडा में मल्टीपल इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे कि होजरी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 62, सेक्टर 60, सेक्टर 63, सेक्टर 84 और नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन और उसके साथ साथ नोएडा फेज 2 से हजारों वर्कर्स ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। प्रोडक्शन लाइंस तुरंत रुक गई, फैक्ट्रीज पूरी तरह बंद हो गई और वर्कर्स आ गए सड़कों पर। कुछ ही समय के अंदर स्थिति बिगड़ी और पुलिस और वर्कर के बीच क्लैशेस हुए, व्हीकल्स को जला तक दिया गया, फैक्ट्री के गेट्स तोड़ दिए गए और जो हाईवे हैं वो तक ब्लॉक हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, ऐसा अचानक क्यों हुआ? इसका जवाब एक बहुत ही स्पेसिफिक इकोनॉमिक ट्रिगर में छुपा हुआ है, इकोनॉमिक ट्रिगर में छुपा हुआ है और वो हरियाणा की तरफ से है। उसको समझते हैं। 1 अप्रैल 2026 को 1 अप्रैल 2026 को क्या होता है कि हरियाणा सरकार ने मिनिमम वेजेस में लगभग 35% तक की वृद्धि कर दी। हरियाणा सरकार ने मिनिमम वेजेस में 35% तक की वृद्धि कर दी। इससे एनसीआर के अंदर ही एक बड़ा वेज गैप बन गया कि मतलब जो गुड़गांव में वर्कर और लेबरर काम कर रहा है उसकी जो मिनिमम वेज है कहीं ज्यादा है बाकी के दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों के अंदर। और इस दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के अंदर दूसरा इंडस्ट्रियल जो बड़ा हब है वो नोएडा ही है ना। इसे हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, इस नोटिफिकेशन की वजह से हरियाणा के अंदर जो मिनिमम वेज 35% तक बढ़ाई गई उससे क्या फर्क पड़ा, सीधा मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। हरियाणा में इस नोटिफिकेशन के बाद स्किल्ड लेबर को अब मिलने लगे मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलने लगी? लगभग 19,000 रुपए प्रति माह मिलने लगी। और नोएडा जो यूपी के अंदर आता है, एनसीआर क्षेत्र के अंदर आता है, बिल्कुल वो भी गुड़गांव के पास ही है, उसमें स्किल्ड वर्कर को मिल रहे हैं 13,000 रुपए से 15,000 रुपए की न्यूनतम मजदूरी। स्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूं मैं, अनस्किल्ड की बात नहीं कर रहा। अनस्किल्ड की ऑटोमेटिकली उससे कम है। यानी कि क्या है कि दोनों आसपास के क्षेत्र हैं, एक गुड़गांव है, एक नोएडा है, और वहां पर वर्कर्स दोनों में एक जैसा ही काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर को हम एक ही रीजन मानते हैं। लेकिन यहां पर जो न्यूनतम मजदूरी में जो डिफरेंस आ गया, इस बदलाव की वजह से 1 अप्रैल 2026 को जब हरियाणा के अंदर 35% न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई तो एक ही एरिया के अंदर काम करने वाले वर्कर्स के बीच में, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के बीच में, वहां पर न्यूनतम मजदूरी में 5 से 6,000 रुपए तक का फर्क आ गया। और अब इसमें एक और फैक्टर को जोड़िए कि एनसीआर में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लगभग सेम है, जितनी गुड़गांव में है उतनी ही है, जितनी नोएडा में है दोनों में बराबर है। और हाल ही में सरकार ने भी एक वीडीए ऑर्डर जारी किया था, उसके बारे में भी हमने एक सेशन बनाया है, आपको पता है। दोनों गुड़गांव और नोएडा दोनों कैटेगरी ए के अंदर आते हैं। और क्योंकि ये दोनों क्षेत्र, चाहे दिल्ली है, चाहे एनसीआर है, चाहे गुड़गांव है, यहां पर रेंट मतलब मकान का किराया, घर का किराया, खाने की जो खर्चा आता है, उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है वो लगभग सबकी कीमत कैसी है? बराबर है। तो वर्कर के लिए ये सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं थी बल्कि एक असमानता
भी उनके मन में घर कर गई थी और ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जैसा महसूस होता है। और यहीं से सवाल उठा कि अगर खर्चा बराबर है तो सैलरी अलग अलग क्यों है? गुड़गांव में अगर कोई काम कर रहा है सेम इंडस्ट्री में तो उसको 19,000 रुपए तक मिल रहे हैं और वहीं अगर नोएडा में काम कर रहा है तो उसको 13,000 से लेकर 15,000 तक ही मिलेंगे। खर्चा बराबर है तो सैलरी अलग क्यों है? और यही सवाल बना फ्रस्ट्रेशन का कारण और यही फ्रस्ट्रेशन लोगों के गुस्से में, वर्कर के गुस्से में बदल गई और यही गुस्सा बाद में बदल गया किसके अंदर? प्रोटेस्ट के अंदर। ठीक है, अब यहां तक आप पूरी कहानी समझ गए हैं और आपको ये सेशन जरा भी पसंद आ रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वर्कर की डिमांड के बारे में। इसको मैं लेबर लॉ के पर्सपेक्टिव से भी आपको समझाने वाला हूं। जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनकी डिमांड क्या है उसको डिटेल में बताने वाला हूं। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आपका कोई अभी तक सवाल भी है तो उसको भी समझिएगा। आपका कोई सवाल है तो उसको भी समझिएगा। यहां पर जो वर्कर्स की डिमांड है, जो लेबरर्स की डिमांड है, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड डिमांड का मतलब क्या है उसको समझते हैं। मैं आपको जो उनकी मुख्य मांगे हैं उनके बारे में बता रहा हूं। जो सबसे पहली मांग है वो ये है कि जो न्यूनतम मजदूरी है उसको 20,000 रुपए कर दिया जाए, 20,000 कर दिया जाए। वर्कर चाहते हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो कम से कम 20,000 की जाए। क्यों की जाए? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों चाहते हैं वो ऐसा? क्योंकि जो 10,000 से 15,000 रुपए में एनसीआर में उनको सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। और उनका यह भी आर्ग्यूमेंट है कि जो महंगाई है, डायन खाए की जात है, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है, एलपीजी सिलेंडर ईरान इजराइल वॉर की वजह से उनको मिलने में मुश्किल हो रही है और मकान का किराया, खाने का जो खर्चा है वो सब कुछ महंगा हो चुका है, सब कुछ बढ़ चुका है। वर्कर सिर्फ मिनिमम वेज नहीं बल्कि वो लिविंग वेज की मांग कर रहे हैं, फ्री फेयर वेज की बात कर रहे हैं। दूसरी उनकी मांग है 8 घंटे की वर्किंग सीमा, 8 घंटे की वर्किंग ड्यूरेशन। इसको समझिएगा। वर्कर 12 घंटे की शिफ्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उन्हें केवल मैक्सिमम 8 घंटे काम करना पड़े और ये डिमांड जो है ये कोई नई नहीं है, ये लेबर राइट्स का बेसिक प्रिंसिपल भी है। और तीसरी उनकी डिमांड है डबल ओवरटाइम पे को लेकर। देखिए, कोड ऑन वेजेस जो नया लेबर कानून है उसमें जो पहला कानून है मजदूरी संहिता, उसकी धारा 14 के अनुसार ओवर टाइम का भुगतान डबल रेट पर होना चाहिए। कानून तो यह कहता है कि डबल रेट पर भुगतान होना चाहिए, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनका आरोप यह है कि उनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है लेकिन उनको डबल पेमेंट नहीं की जाती है और यही सीधा सीधा कोड ऑन वेजेस की धारा 14 का उल्लंघन है। अब चौथी जो मजदूरों की मांग है वो है टाइमली सैलरी और बोनस को लेकर। वर्कर चाहते हैं कि सैलरी जो हर महीने 7 तारीख तक आ जाए और उनकी जो तनख्वाह है 10 तारीख के बाद भी नहीं आती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, जो कोड ऑन वेजेस है उसके अंदर धारा जो है वो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करती है और उसके अनुसार अब ये नए कोड जो है 21 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं और यह कानून यह कहता है कि अगर कोई मंथली सैलरी पर रखा गया है तो उसकी जो सैलरी है वो अगले महीने की 7 तारीख तक उसके खाते में आ जानी चाहिए। यहां पर वर्कर यही कह रहे हैं कि उनकी सैलरी 10 तारीख के बाद आती है, तो मतलब जो कानून के अंदर बोला गया है उनकी सैलरी टाइम पर नहीं आती। कानून के मुताबिक 7 तारीख तक उनके खाते के अंदर सैलरी आ जानी चाहिए मगर वो 10 के बाद भी नहीं आती है और ये वो लेजिटिमेट मांग कर रहे हैं क्योंकि कानून भी यही कहता है। और दूसरी वो मांग कर रहे हैं बोनस को लेकर। बोनस जो है उनका समय पर मिलना चाहिए, ये भी उनकी मांग है। मगर देखिए, कानून के अंदर जो प्रावधान है, कानून ये कहता है कि जो बोनस है वो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। मतलब कि 2025 का जो आपका बोनस है, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2026 को, तो
पिछले साल का जो बोनस होगा वो नवंबर तक आ जाना चाहिए, मगर वो कह रहे हैं कि 2-2 3-3 साल होते हैं उनको बोनस नहीं मिलता है। और नया कानून ये कहता है बोनस के बारे में, चाहे कंपनी को घाटा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हर इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को कम से कम मजदूरों को, लेबरर को 8.33% हर साल बोनस देना ही पड़ेगा। तो मतलब वर्कर तो यहां पर एक तो टाइमली पेमेंट की मांग कर रहे हैं कि महीने की सैलरी उनकी टाइम से आए, 7 तारीख तक आ जाए। कोर्ट तो 7 तारीख तक बात कर रहा है, मगर जो वर्कर कहते हैं कि हमें 10 तक भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 के भी बाद आती है और बोनस भी समय पर नहीं मिलता है। मतलब मेरे हिसाब से भी और कानून के हिसाब से भी ये जो मांग है बिल्कुल बोनस और टाइमली पेमेंट ऑफ बोनस की, और उसके साथ साथ समय पर पेमेंट करने की, सैलरी आने की, ये बिल्कुल जायज मांग है। अब जो वर्कर हैं उनकी 5वीं डिमांड के बारे में बात करते हैं। वो डिमांड कर रहे हैं वर्कप्लेस सेफ्टी और डिग्निटी की, यानी कि कार्यस्थल पर उनको अच्छी सुरक्षा मिले और उनकी इज्जत हो, उनकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन किया जाए। आप मुझे बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे ही हम सेशन लाते रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैंने फ्री लेबर कोड पर एक बहुत ही बढ़िया ई बुक तैयार की है, हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के खत्म होने के बाद पिंड कमेंट के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उसको अपनी डिटेल्स फिल करके आप उस बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम की भी आपको मेल पर आ जाएगी और इंग्लिश माध्यम की भी आ जाएगी। देखिए, अब जो हम बात कर रहे थे वर्कप्लेस सेफ्टी की, वर्कर की डिमांड के बारे में और उनकी डिग्निटी के बारे में, उसको समझते हैं। वर्कर यहां पर डिमांड क्या कर रहे हैं? वर्कर डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, और दूसरा उनका हरासमेंट ना हो, उनका शोषण ना हो कार्यस्थल पर। और जो महिला काम कर रही है किसी फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उनकी सुरक्षा के लिए सेफ्टी कमेटी बनाई जाए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नया लेबर कोड है, जो कोड ऑन वेजेस है, वो भी ऐसी ही बात करता है, वो भी ऐसे ही राइट्स देता है। और इसके बाद बात करते हैं छठी डिमांड की, जो लेबर की है। छठी डिमांड लेबर्स की क्या है उसको समझते हैं। जहां तक छठी डिमांड की बात करें, वो बात कर रहे हैं कि उनके जो पेंडिंग ड्यूज हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जब उन्होंने काम किया है, लंबे समय हो गए, तो उनके पुराने पेमेंट ड्यू क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं? वर्कर्स के अनुसार उनकी डिमांड यह है कि उनके सैलरी के अरियर्स पेंडिंग है, मतलब महीनों की सैलरी उनकी पेंडिंग है। और दूसरी, कई केसेस के अंदर जिस एम्प्लॉय ने, जिस वर्कर ने कंपनी छोड़ दी है, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं मिले हैं, रिटायरमेंट ड्यू भी उसके क्लियर नहीं हुए हैं। यहां पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन को समझने की जरूरत है। वो ये है, इस डिमांड को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ये जो डिमांड वर्कर कर रहे हैं कोई इलीगल डिमांड नहीं है, ये कोई गैर कानूनी कमांड नहीं है। ये वो सारी डिमांड है जो ये नए लेबर कोड इंश्योर कर रहे हैं, हर वर्कर को दे रहे हैं। ये अनरीजनेबल डिमांड बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी नए लेबर कानूनों के अंदर मौजूदा राइट है। तो असली समस्या आ कहां से रही है? असली समस्या आ रही है इंप्लीमेंटेशन फेलियर में। कहने को तो हमने 21 नवंबर 2025 से नए लेबर कानून लागू कर दिए हैं, मगर उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कुछ केंद्र सरकार को बनाने थे, और रूल्स जो हैं वो राज्य सरकारों को भी बनाने हैं। अब वहीं पर ये मामला अटक गया है, वो रूल्स सही से नहीं आ रहे हैं, उसके अभी तक बनके तैयार नहीं हुए हैं, और पुराने रूल्स, जो पुराने ओल्ड लॉ जो रिपील हो गए हैं, जिनको निस्तारित किया जा चुका है, उनके हिसाब से ही वो चीजें चल रही हैं। इसके बारे में भी मैं आपको अभी इसी सेशन के अंदर बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आगे बढ़ने से पहले देना चाहूंगा कि हमने आप लोगों के लिए नए लेबर, जो भी एचआर प्रोफेशनल हैं, लेबर लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयर हैं, या फिर ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, या अगर आप एम्प्लॉय भी हैं और लेबर लॉज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमने हमारा न्यू लेबर मास्टरी कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जो रनिंग है। वीकेंड पर आपकी क्लासेस होती हैं लाइव, आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों का एक्सेस रहता है। उसका भी आपको
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल चेक करके भी एनरोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि हमारी जो ऐप है दून लॉ मेंटर, आप उसको गूगल प्ले स्टोर और एंड्रॉयड एप्पल आई स्टोर से, आईफोन के ऐप स्टोर से उसको इंस्टॉल करिए। वहां पर आपको छोटे छोटे हम भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज और बहुत फ्री मटेरियल आप लोगों के लिए देने वाले हैं। आप वहां से आप हमारी ऐप को भी इंस्टॉल करके फ्री रिसोर्सेज का भी फायदा उठा सकते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कोड ऑन वेजेस के बारे में। जो मजदूरी संहिता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं मैं आपको। कोड ऑन वेजेस के बारे में बताने वाला हूं, जो ये नया लेबर कानून है। अगर आपको यहां पर मेरी बात पसंद आ रही है बिल्कुल, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। और आप वीडियो लाइक नहीं करते ना कमेंट करते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक सेशन कैसे ला पाएंगे, आप ये भी तो बताइए ना। आपको हमें भी तो मोटिवेट करना चाहिए ना। बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए ऐसे सेशन लेके आते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मजदूरी संहिता 2019, जो नए लेबर कोड के तहत एक कानून है, उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ये लेबर प्रोटेस्ट है इससे मेल खा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, लीगल फ्रेमवर्क को समझना बहुत जरूरी है। कानून क्या कहता है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है धारा 9, जो बात करता है नेशनल फ्लोर वेज की, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम मजदूरी, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी। अब जो ये अभी तक हमारे पास कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी नहीं थी। पुराने कानून जो मिनिमम वेजेस एक्ट था उसके तहत हर राज्य की अपनी अलग अलग मिनिमम वेज थी। अब ठीक है, और कोई भी राज्य कितनी कम भी कर सकता था, उसके ऊपर भी कोई थ्रेशोल्ड नहीं था। बट जो ये नया कानून है, इसकी जो धारा 9 है वो नेशनल फ्लोर वेज के ऊपर बात करती है, नेशनल फ्लोर वेज के बारे में बात करती है। और ये केंद्र सरकार को एक पावर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे सकती है कि वो देती है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल फ्लोर वेज को फिक्स करे। और जब केंद्र सरकार ये नेशनल फ्लोर वेज फिक्स कर देगी तो राज्य इससे नीचे अपनी मिनिमम वेज को बिल्कुल भी फिक्स नहीं कर सकते। यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर केंद्र सरकार ने 900 रुपए मान लीजिए नेशनल फ्लोर वेज फिक्स कर दी, तो कोई भी राज्य 900 से कम नहीं कर पाएगा। यह भी बात आप समझिएगा। स्टेट्स को, जो राज्य हैं, उनको इस नेशनल फ्लोर वेज से ऊपर ही करना होगा या उसके बराबर कर सकते हैं, उससे नीचे बिल्कुल नहीं कर सकते। मगर मैं आपको एक इंप्लीमेंटेशन गैप बता देता हूं कि यह कानून 21 नवंबर 2025 को लागू हो गए हैं, मगर हमारे पास अभी तक नेशनल फ्लोर वेज फिक्स नहीं हुई है। इस वजह से भी ये इशू जग रहे हैं। दूसरा, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की, कि जो संरचना के रूप में प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। जो लेबर है, लेबर सब्जेक्ट जो है, मतलब जो मजदूर विषय है, वो हमारे संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, समवर्ती सूची के अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस विषय पर, मजदूर और मजदूरी लॉ पर, मतलब लेबर लॉज पर, सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इससे एक कंपटीशन शुरू होता है। कैसा कंपटीशन शुरू होता है? इससे राज्य जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारे राज्य में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। और अपने राज्य के अंदर इंडस्ट्रीज को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? न्यूनतम मजदूरी को कम कर देते हैं। मतलब समझिएगा आप, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए लोअर वेजेस फिक्स करके। इससे पैदा क्या होता है? समझिएगा, इससे पैदा होता है रेस टू दी बॉटम, रेस टू दी बॉटम। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? अगर मान लीजिए राज्य ने न्यूनतम मजदूरी सबसे कम कर दी, सारे राज्यों में सबसे कम फिक्स कर दी, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसको कम सैलरी मिलेगी, उसी का नुकसान होने वाला है। इसके बाद हमारा जो कोड ऑन वेजेस है, इसके अंदर एक और प्रावधान है जो बात करता है मिनिमम वेजेस के बारे में। यह सेक्शन गारंटी देता है कि हर वर्कर को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ धारा 3 भी है कोड ऑन वेजेस का, जो
इक्वल रिम्यूनरेशन की बात करता है, जो कहता है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और जो इवन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं उनको भी रेगुलर एम्प्लॉय जितनी सैलरी मिलनी चाहिए। अब यहां पर आप इसको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी से समझिए कि जमीनी स्तर पर हो क्या रहा है, उसको समझिए। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। आपको इस सेशन जब ये एंड होने वाला होगा उससे पहले आपके जितने भी सवाल हैं मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आपके जो भी सवाल हैं आप पूछिए जरूर, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये भी बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। जमीनी हकीकत को समझते हैं। देखिए, जो ये नए कानून आए हैं, जो नए लेबर कोड आए हैं, ये बहुत स्ट्रांग है और आपको पता है कि इस चैनल पर आपको नए लेबर कोड पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल चुकी हैं। लगभग 30 से 40 वीडियो हम ऑलरेडी ऐसी डिटेल में डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है इस चैनल को, इस चैनल पर लेबर लॉ की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको देखेगा, आप बिल्कुल आपकी नॉलेज जो है ना बहुत बढ़ने वाली है। हम यहाँ इधर उधर की बात नहीं करते, आपको सिर्फ कानून की बात समझाते हैं। देखिएगा, लॉ जो है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन है, उसको जो लागू करने वाला जो सिस्टम है वो अभी हमारा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन फेज की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो लूप होल यूज करते हैं, जिससे वो वर्कर्स को अल्टीमेटली कम पेमेंट करते हैं और रिकॉर्ड जो है वो मैनिपुलेट भी करते हैं। अब यहां पर आपको एक क्रिटिकल इंसाइट समझने की जरूरत है। देखिए, नोएडा में जो अभी हाल ही के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ दिखाता है, कमी दिखाता है। क्या कमी दिखाता है कि फ्लोर वेज, पहली बात तो एक तो राष्ट्रीय स्तर पर फिक्स नहीं हुई है, और जो फ्लोर वेज हैं अगर वो फिक्स भी हो जाएंगी, वो किसी भी कीमत पर लिविंग वेज नहीं हो सकती, कि मतलब वर्कर डिग्निटी के साथ जी सके। फ्लोर वेज एक बात तो इंश्योर करता है, फ्लोर वेज सर्वाइवल को इंश्योर करता है कि हाँ भाई आप अपना नॉर्मल जीवन जी सके। लेकिन हमारे संविधान के अंदर फेयर वेज की बात है, लिविंग वेज की बात है, और जो लिविंग वेज है वो ही डिग्निटी देता है, वो ही वर्कर को गरिमा देता है। वर्कर्स जो है वो सर्वाइवल नहीं बल्कि यहां पर डिग्निटी की मांग कर रहे हैं, गरिमा की बात कर रहे हैं। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। और अगला पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूं, मैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड के बारे में बात करने वाला हूं। और जो 12 घंटे की शिफ्ट की कंट्रोवर्सी है जो इस लेबर प्रोटेस्ट में हमें देखने को मिली है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इस मुद्दे का सबसे संवेदनशील और जो फिजिकली एग्जॉस्टिंग पहलू है उसको समझते हैं, यानी के वर्किंग आवर। नोएडा और पूरे एनसीआर में मजदूर सिर्फ वेतन के लिए ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इस बात के भी खिलाफ हैं कि उनसे काम किस तरीके से लिया जा रहा है और कितने घंटे लगातार काम करवाया जा रहा है। बहुत सारे वर्कर्स ने मीडिया रिपोर्ट्स में आज खबरें जो आई हैं उनसे पता चला है कि उन्हें लगातार 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और अब हमें यहां पर यह समझना होगा कि यहां पर कानून क्या कहता है। कानून की अगर हम बात करें तो हमारे पास OSH कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। यह भी नए लेबर कानूनों के तहत एक कोड है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे हम स्प्रेड ओवर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि काम शुरू होने से लेकर खत्म होने तक का टोटल ड्यूरेशन, जिसके अंदर लंच ब्रेक और डिफरेंट ब्रेक और सब कुछ रेस्ट इंटरवल वगैरह भी शामिल हैं, वो टोटल 12 घंटे तक जा सकता है। अब कागज पर मगर वर्किंग आवर कितने रहेंगे? 8 घंटे, मगर टोटल जो समय होगा एक लेबर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक दिन में 12 घंटे तक जा सकता है, ये कानून कहता है। ये कागज पर जो ये प्रोविजन है ये फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए बनाया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है आपको उसको समझने की जरूरत है। ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है? ग्राउंड रियलिटी में हो रहा है एम्प्लॉयर्स इस प्रोविजन का उपयोग करके पूरे शिफ्ट सिस्टम को ही बदल रहे हैं। यहां पर समझिएगा, पहले जहां किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर वो 24 घंटे वाली इंडस्ट्री है तो वहां पर 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लगती थी, लेकिन अब इस प्रावधान के आने के बाद अब क्या हो रहा है, अब एम्प्लॉयर उसे बदलकर सिर्फ 2 ही शिफ्ट रख रहे हैं, वो भी 12 घंटे की। अब इसके पीछे का समझिए, इसका कारण क्या है। इसका अगर 3 शिफ्ट की बजाय अगर 2 शिफ्ट लगाएंगे तो कम वर्कर में उनका सारा काम हो जाएगा। दूसरा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी, और तीसरा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन वर्कर के लिए इसके गंभीर परिणाम है,
क्या गंभीर परिणाम है उसको समझिएगा। जो वर्कर हैं वो लगातार मीडिया में आकर ये बता रहे हैं कि अत्यधिक फिजिकल थकान उन्हें हो रही है, शारीरिक और मानसिक थकान हो रही है, उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है और वर्क प्लेस पर जो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। मतलब मान लीजिए एक जो थका हुआ मजदूर मशीन पर काम कर रहा है और आपको पता है कि मशीनें कैसी नुकीली होती है, कितनी कई मशीनें तो बहुत तेज धार वाली भी होती है, तो उससे एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ गया है और क्योंकि उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिल ही नहीं रहा है। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हें इस एक्स्ट्रा काम की सही ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जो कोड ऑन वेजेस है वो ये कहता है कि अगर कोई वर्कर ओवर टाइम करता है, 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो एम्प्लॉयर को कम से कम जो उसका रेगुलर वेजेस है उसका कम से कम दुगना रेट देना चाहिए। मतलब देखिए, लॉ ये कह रहा है कम से कम दुगना देना चाहिए, मैक्सिमम आप 4 गुना तक दे दो, कम से कम दुगना देना चाहिए, मिनिमम ट्वाइस द अमाउंट ऑफ नॉर्मल पे देना चाहिए। मगर यहां पर वर्कर क्या कह रहे हैं, उन्हें तो नॉर्मल भी नहीं मिल रहा। समझिएगा। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। अब समझिएगा, सबसे बड़ी बात समझिएगा, यहां पर उन्हें इस एक्स्ट्रा काम का सही ओवरटाइम नहीं मिल रहा है। अब इसे कानून से जोड़कर समझते हैं। कोड ऑन वेजेस, जो नया कोड ऑन वेजेस है लेबर लॉ के तहत, मजदूरी संहिता, उसकी धारा 14 के अनुसार यदि कोई वर्कर नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा काम करता है तो उसे कम से कम डबल रेट पर ओवर टाइम वेज मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर वर्कर का आरोप है उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है लेकिन उन्हें डबल ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब क्या है? कानून तो ये कह रहा है कम से कम 2 गुना देना चाहिए और लेबरर ये कह रहे हैं कि उन्हें 2 गुना नहीं मिल रहा है, मतलब मिनिमम भी नहीं मिल रहा है। कानून ये कह रहा है कम से कम 2 गुना मिलना चाहिए, मैक्सिमम आप जितना देना चाहो दे सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? कानून फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब समझिएगा, नए कोड ऑन वेजेस के अंदर डिजिटल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की भी बात है और जो ओएसएच कोड है उसके तहत एम्प्लॉयर्स को क्या जरूरी किया गया है कि वे डिजिटल अटेंडेंस रखें। जो भी आपके यहां वर्कर एम्प्लॉय काम कर रहा है आपको उसकी डिजिटल अटेंडेंस मेंटेन करनी है, उसके प्रॉपर वेज रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस जो है वो भी फॉलो करना है। इसका उद्देश्य क्या है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना था, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो सिस्टम है सही से लागू नहीं होता है और इंस्पेक्शन भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। यहां पर आपको एक बहुत ही क्रिटिकल इंसाइट समझने की जरूरत है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या कानून में है ही नहीं है, समस्या है इंप्लीमेंटेशन में, उस कानून को लागू करने के लिए। जब कानून के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, लचीलापन दिया जाता है, लेकिन उसका प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं होता है तो जो वही फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक्सप्लॉइटेशन के अंदर यानी कि शोषण में बदल जाती है और यही चीज वर्कर के गुस्से का सबसे बड़ा कारण भी बन रही है। अब आगे मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके बारे में बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि आज मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था जहां पर कुछ लेबरर्स कह रहे थे, वर्कर्स कह रहे थे कि उन्हें सैलरी स्लिप नहीं दी जाती है। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेक्शन 50 और 51 के अंदर जो मजदूरी संहिता है उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि हर एम्प्लॉय को जो उसके यहां पर काम कर रहा है, एम्प्लॉय वर्कर लेबर, उसको सैलरी स्लिप देना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर सैलरी स्लिप नहीं दे रहा है तो वो मजदूरी संहिता का उल्लंघन भी कर रहा है। अब बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की, जॉब सिक्योरिटी की और राइट टू प्रोटेस्ट की, मतलब विरोध करने का अधिकार, और जो जॉब सिक्योरिटी जिससे इन नए लेबर कानूनों की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या खतरे में पड़ गई है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे कंट्रोवर्शियल और इंपैक्टफुल कानून जो है इन चारों लेबर कानून का वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इस कोड में सीधे तौर पर क्या अफेक्ट हुआ है? ये अफेक्ट करता है आपकी जॉब सिक्योरिटी को, आपके स्ट्राइक करने के अधिकार को और एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच के बैलेंस को।
इसकी जो धारा 77 है, सेक्शन 77 है किसका, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, उसके अंदर रिट्रेंचमेंट थ्रेशोल्ड की बात की गई है। इस सेक्शन के अनुसार, इस धारा के अनुसार, जिन भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 300 तक वर्कर हैं, मतलब 0 से लेकर 300 तक वर्कर हैं, वे बिना सरकारी परमिशन के वर्कर्स को कभी भी उनकी छटनी कर सकते हैं, उनको नौकरी से निकाल सकते हैं। ये जो लिमिट है पुराने कानून के तहत सिर्फ 100 की लिमिट थी। मतलब समझिएगा, पुराने कानूनों के तहत 0 से लेकर 100 वर्कर जिस एस्टेब्लिशमेंट थे वहां पर सरकारी अप्रूवल के बिना नौकरी से निकाला जा सकता, मगर नए लेबर कोड के तहत ये जो लिमिट है 0 से लेकर 300 कर दी, मतलब 100 जो पुरानी लिमिट थी उसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया। मतलब नए लेबर कानून के तहत जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 300 तक वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर छटनी करना आसान है। इसका असर क्या हुआ है, इसका असर यह हुआ है वर्कर के मन में एक बड़ा डर पैदा हो गया है। उन्हें लगता है कि अब एम्प्लॉयर उन्हें आसानी से नौकरी से निकाल सकता है, उनकी जो जॉब स्टेबिलिटी है वो कम हो गई है। इज दैट क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम स्ट्राइक रूल्स के बारे में। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अनुसार ही स्ट्राइक करने के पहले, देखिए, अगर कोई ट्रेड यूनियन या वर्कर स्ट्राइक पे जाते हैं तो नए लेबर कानून के तहत एक प्रावधान है, स्ट्राइक करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। और अगर कॉन्सिलिएशन प्रोसेस चल रहा है तो उस दौरान स्ट्राइक करना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। यानी कि मतलब जब बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है, उस दौरान स्ट्राइक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं आप ट्रंप की तरह कर दें। अभी ईरान इजराइल वॉर के दौरान जब पिछली बार अटैक हुआ था तब सुनने में आया था कि उनके बीच में वार्तालाप चल रही थी और उसी दौरान ही अटैक हो गया था। तो वो चीज है, जब बातचीत चल रही हो, जब संवाद चल रहा हो, उस दौरान स्ट्राइक करना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होता है। मगर यहां पर आपको ग्राउंड रियलिटी भी समझना है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकल सिचुएशन को थोड़ा सा समझिए। अगर वर्कर के साथ कोई सैलरी इशू हो जाए या उसका अचानक एक्सप्लॉइटेशन हो तो क्या वो तुरंत प्रोटेस्ट कर सकता है? नए कानून के मुताबिक वो तुरंत प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, उसे वेट करना पड़ेगा कम से कम 14 दिन का। लेकिन वर्कर की सिचुएशन क्या होती है, उसकी समस्या तुरंत होती है, उसकी जरूरतें भी तुरंत पूरी करने वाली होती हैं। इसलिए वर्कर मजबूर होकर कई बार फ्लैश प्रोटेस्ट करते हैं जो टेक्निकली इलीगल माने जाते हैं, जैसे अभी का ये प्रोटेस्ट हुआ है। अब बात करते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के बारे में। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है नए लेबर कानून के तहत। इसके तहत जो फिक्स टर्म वर्कर हैं उनको परमानेंट वर्कर के बराबर बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन यहां पर भी एक बड़ी समस्या है, जॉब कॉन्टिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी जो लंबे समय तक चलती रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही एम्प्लॉय को रिन्यू नहीं करता है। अब यहां पर आप एक क्रिटिकल लीगल इंसाइट को समझिएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने एक बैलेंस को शिफ्ट किया है। पहले फोकस था जॉब सिक्योरिटी पर, लेकिन इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के आने के बाद फोकस हो गया है फ्लेक्सिबिलिटी पर, लचीलेपन पर। और ये एम्प्लॉयर के लिए अच्छा है, लेकिन वर्कर्स के लिए यहां पर अनिश्चितताएं जो हैं, अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ गई है। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, और एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जरूर दीजिएगा। और आपको, अगर आप अभी तक इस सेशन को देख रहे हैं और आपको 1% भी ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितना ज्यादा शेयर कर सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने फेसबुक पर, सब जगह शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने इस वीडियो से अभी तक क्या सीखा है। आगे और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो जो ये लेबर प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे रिलेटेड आपको कहीं और कुछ समझने सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सवाल मेरा यह है, क्या भारत में एक यूनिफॉर्म मिनिमम वेज होना चाहिए जो हर स्टेट के अंदर इक्विवेलेंट तरीके से लागू हो, या फिर हर स्टेट को अपनी वेज डिसाइड करने की, अपनी जो मिनिमम वेजेस हैं वो डिसाइड करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके पीछे का कारण भी बताइएगा। और
आप लोगों के लिए मैंने एक फ्री बुक तैयार की है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा इस सेशन के बाद। उसको भी जरूर आप उसको भी पढ़िएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको वो बुक मिल जाएगी, फ्री बुक मिल जाएगी। अब इस पूरे इश्यू को हम थोड़ा सा बड़े स्तर पर समझते हैं, इसका आर्थिक इंपैक्ट क्या है और इसका जो कानूनी और जो संविधान के रिस्पेक्ट में जो इंपैक्ट है उसको समझते हैं। इस पूरे इशू को बड़े स्तर पर समझते हैं। ये प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है। इस तरह की सिचुएशन हमें सुनने को मिल रही है, मानेसर गुड़गांव में भी हुई है, सूरत में, पानीपत में, बरौनी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके का नेशनल ट्रेंड बन रहा है। मगर इसके साथ साथ हमें यहां पर इसके रूट कारण जो है, रूट कॉजेज जो हैं, उनको भी समझना है। अगर हम डीप एनालिसिस करें तो 4 मुख्य कारण सामने आते हैं। सबसे पहली बात जो ऐसे प्रोटेस्ट का मुख्य कारण बन रहा है वो है राज्यों के बीच में जो वेज इनइक्वालिटी है। मतलब जो अलग अलग राज्य के अंदर, किसी राज्य के अंदर मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी कुछ है, दूसरे राज्य के अंदर कुछ है, इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है और एक ही काम के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन मिल रहे हैं। दूसरा कारण है बढ़ती हुई महंगाई। महंगाई डायन खाए जात है, जीवन यापन का खर्च जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और तीसरा कारण है कानून का कमजोर इंप्लीमेंटेशन। हमारे पास कानून मौजूद है, कानून स्ट्रांग है, इंप्लीमेंट हो चुका है 21 नवंबर 2025 से कहने को कागजों पर, मगर इसके अंदर के जो रूल हैं, रेगुलेशन है जो सरकारों को बनाने हैं, एडवाइजरी बोर्ड को बनाने हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से आए नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कानून सही तरीके से लागू अभी तक नहीं हो रहा है। आपको मैं एक बात और बता दूं, जो ट्रांजिशन पीरियड था वो भी समय सीमा इसकी खत्म हो गई है इन कानूनों की, मगर रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक नहीं आए हैं। और चौथा जो कारण है वो है न्यू लेबर कोड का ट्रांजिशन फेज। वर्कर अभी नए सिस्टम के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। यहां पर हमें संवैधानिक टकराव को समझना जरूरी है। ये जो सिचुएशन है ये बहुत बड़ा संवैधानिक क्वेश्चन भी उठाती है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वर्कर प्रोटेक्शन कम किया जा सकता है? क्या मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हम जो वर्कर की प्रोटेक्शन है, लेबरर की प्रोटेक्शन है, उसको कम कर सकते हैं क्या? नोएडा फर्स्ट कैटेगरी ए में आता है। ये मैंने ऑलरेडी आपके सेशन के स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। संवैधानिक टकराव की बात करें तो सिचुएशन बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठाती है। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वर्कर प्रोटेक्शन कम किया जा सकता है? एक तरफ हमारे पास है आर्टिकल 19(1)(g) यानी कि बिजनेस को करने का अधिकार। मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो इंडस्ट्री ओनर है, उसको भी अपना बिजनेस चलाना है, उसके भी अधिकारों की रक्षा करनी है। और दूसरी तरफ है हमारे पास अनुच्छेद 21 संविधान का आर्टिकल 21 जो जीवन और लाइवलीहुड का अधिकार देता है। यहां पर क्रिटिकल इंसाइट जरूरी है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। अगर वर्कर को यह महसूस होने लगे कि कानून उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, उनका बचाव नहीं कर रहा है, तो सिस्टम पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और जब ट्रस्ट खत्म होता है यानी कि विश्वास खत्म होता है, और तभी से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं और भविष्य के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और एक और जानकारी कि अगर आप एचआर प्रोफेशनल हैं, लॉयर हैं, लेबर लॉयर हैं, ट्रेड यूनियन लीडर हैं, इंडस्ट्री ओनर हैं, तो आप लोगों के लिए हमने एक न्यू लेबर कोड पर मास्टरी कोर्स अपना चलाया हुआ है हमारी ऐप के माध्यम से। दून लॉ मेंटर पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल मिल जाएंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड पर क्लासेस होती हैं और आपको जो कोर्स का एक्सेस रहता है पूरा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आपका बाइलिंगुअल में जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाया जाता है और डिटेल में पढ़ाया जाता है, और आपके जो स्टडी नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल कंप्लायंस के साथ समझा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा। अब इसको पूरे मैटर को कंक्लूड करते हैं। इसको पूरा जो मैंने आपको भी आधे घंटे के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, उसके कंक्लूड करते हुए मैं बता रहा हूं कि जो ये प्रोटेस्ट है वास्तव में क्या दर्शाता है। ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ सैलरी का मुद्दा नहीं है, ये है डिग्निटी का सवाल, गरिमा का सवाल, दूसरा फेयरनेस का सवाल, और तीसरा सर्वाइवल का सवाल। और फाइनल लीगल रियलिटी यहां पर क्या है कि जो नए लेबर कोड हैं वो मॉडर्न है, स्ट्रक्चर्ड हैं, बिजनेस फ्रेंडली हैं,
लेकिन अगर उनका सही इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा और अगर फेयर वेज नहीं मिलेंगे तो इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, वर्कर के मन में इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। और यहां पर फाइनल इंसाइट यही है कि भारत इस समय ट्रांजिशन फेज में है एज फार एज लेबर लॉ इज कंसर्न्ड, जहां हम मूव कर रहे हैं रिजिड लेबर सिस्टम से फ्लेक्सिबल मॉडर्न सिस्टम की तरफ। लेकिन इस ट्रांजिशन की जो सफलता है इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, क्या यह प्रोटेस्ट सही है या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रहा है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। सवाल सुनिएगा ध्यान से, क्या जो ये प्रोटेस्ट है ये सही है या फिर ये आर्थिक गति को नुकसान पहुंचा रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप सच में लेबर लॉ को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, 4 नए लेबर कानूनों को, लेबर कोड को गहराई से समझना चाहते हैं, क्या उसका प्रैक्टिकल कंप्लायंस होगा, रियल एचआर एप्लीकेशन कैसे होता है, आप वेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, वर्कर्स के क्या राइट होते हैं, एम्प्लॉय के क्या राइट होते हैं, तो आपके लिए स्ट्रक्चरल लर्निंग बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमारा न्यू लेबर कोड मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी ऑफिशियल ऐप दून लॉ मेंटर आपको एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और ऐप स्टोर आईफोन के ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा। आपको बार कोड भी यहां पर फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बार एंड्रॉइड ऐप का, एक बार iOS ऐप का, वहां से आप इंस्टॉल करके आप हमारे कोर्स की डिटेल चेक करके उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दिया है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। और भविष्य में हम आपके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं हमारी ऐप पर, तो आप ध्यान रखिएगा, कोर्स ऐप को इंस्टॉल करिएगा और अपने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जो ये हमारा कोर्स है इसमें वीकेंड पर क्लासेस होती हैं, बायलिंगुअल क्लासेस होती हैं और प्रैक्टिकल इंसाइट के साथ आपको समझाया जाता है। अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। देखिए लेबर, जितेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं प्राइवेट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है या स्टेट गवर्नमेंट में आती है? देखिए जो नए लेबर कोड है वो सभी तरीके की एस्टेब्लिशमेंट्स पर लागू होते हैं। अगर कोई विभाग है, केंद्र सरकार का विभाग है या माइंस, रेलवे वगैरह ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और बाकी के जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे आप एक छोटे लाला की दुकान पर भी काम कर रहे हैं जहां पर कम से कम 20 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉय हैं, या आप किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सभी राज्य सरकार के तहत आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। एक जो दुकान है, एक शॉप है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इंडस्ट्री जो है वो सारी आपकी प्राइवेट कंपनी वगैरह वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत आती है। जितेंद्र जी आपका सवाल का जवाब दे दिया है। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कमेंट किया है, तो मेरा जवाब यही है कि हम यहां पर सिर्फ लॉ करते हैं, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं। अगर आपको लॉ समझना है, लॉ के बारे में बात करनी है तो कमेंट करिए। पॉलिटिक्स में हम जिक्र नहीं करते, हम पॉलिटिक्स के बारे में बातें नहीं करते हैं। जो अच्छी बातें होती हैं वो बताते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनी किस कैटेगरी में है? बिल्कुल है, इसके ऊपर जो आपका वीडियो ऑर्डर आया है वो भी उसी के अंदर आएगा, सारी चीजें हैं। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। अब मैं अपने इस सेशन को एंड कर रहा हूं। आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।